तो कल हम लोग देखे थे प्योर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? फ्रिक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे? रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद स्लिपिंग, ठीक है, जब फ्रिक्शन इनफ नहीं होता कि स्लिपिंग को रोक पाए तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो लिखो रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, है ना, ब्रैकेट में लिख देना स्लिपिंग, ठीक। तो देखो सबसे पहले अपन क्या कंसीडर करते हैं, अपने पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लिनेशन एंगल क्या है? थीटा, ठीक है। और यहां पर एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, रिंग, डिस्क, स्पीयर, यहां है, इसका मास है m, रेडियस है r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से अलग अलग होगा, क्लियर। अब क्या है बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे रोल होगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो सेंटर से नीचे क्या लगेगा? इधर mg साइन थीटा, इधर लगेगा mg कॉस थीटा, इस तरफ क्या लगेगा? n, और पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन, है ना। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? अब क्योंकि स्लिप हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, कौन से फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्लिप हो रहा है मतलब फ्रिक्शन इनफ नहीं है कि वो प्रिवेंट कर पाए दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, तो वो क्या करेगा? अब तो स्लाइडिंग हो रही है, तो स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन अपना जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना देगा, उसके आगे उसका जिम्मेदारी नहीं है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू इंटू एन, क्या लगेगा फ्रिक्शन? म्यू एम जी कॉस थीटा। ये लगे फ्रिक्शन की वैल्यू पीछे डायरेक्शन में। अब आप देखो यहां अल्फा कौन प्रोवाइड करेगा? एंगुलर क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर एक्सीलरेशन फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बाकी तीनों फोर्सेस तो कहां लग रही है? सेंटर पे लग रही है। तो कितना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा वो देखते हैं। तो फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? आई इंटू, सॉरी, एफ इंटू आर बराबर क्या होगा? आई इंटू अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू, है ना। म्यू एम जी कॉस थीटा आपका क्या हो गया? फ्रिक्शन इंटू आर, बराबर क्या होगा? आई इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा आर बाय आई, ये होगा। तो अल्फा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा यहां पर डिपेंड कर रहा है, देखो, आई पे। किस पे? आई पे। तो अलग अलग शेप वालों के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग अलग, रिंग के लिए अलग, डिस्क के लिए अलग, और स्पीयर के लिए अलग, सॉलिड स्पीयर के लिए अलग, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इनका जो एक्सीलरेशन होगा, जिस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा वो, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? देखो डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स क्या हो गया? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? म्यू एम जी कॉस थीटा, बराबर क्या होगा? ma। तो m से m कट गया, एक्सीलरेशन क्या आया? g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब बताओ ये एक्सीलरेशन क्या इसके मास पे, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, किसी भी चीज पे डिपेंड कर रहा है? किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर आप यहां स्पीयर लो, चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे रिंग लो, चाहे सिलेंडर लो, चाहे डिस्क लो, सब के सब सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। और सबको अगर मैं एक स्लिप होने वाले उससे फेंका, यानी ड्रॉप किया, तो सब का बॉटम में जो वेलोसिटी होगा v सेंटर ऑफ मास, वो सब का क्या होगा? सेम, ठीक, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन सबका क्या होगा? अलग अलग, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? इस पे। और क्योंकि स्लिप हो रहा है तो हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू आर अल्फा। क्या बोल सकते हैं? ए नॉट इक्वल टू आर अल्फा। क्लियर है बात? अब देखिए यहां तक समझ में आया। अब हमको यहां भी वही चीजें पूछेंगी भाई कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो तो हम लोग निकाल लिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो हम लोग निकाल लिए। अब हमको ये भी पूछा चलेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां लगाओगे, कैसे लगाओगे, क्या लगाओगे। जैसे आपको पूछ देगा कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसका क्या वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ये सब आपको पूछेगा। या क्योंकि स्लिपिंग हो रहा है
तो फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है बताओ। ठीक, तो सपोज अगर आपको ऐसा दे दिया है कि इस जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी हाइट h है और ये जो डिस्टेंस है वो s है, ऐसा दे दिया है। ठीक है, आपको ये पूछेगा कि बताओ उसको नीचे आने में कितना समय लगा। ठीक, नीचे आने में कितना समय लगा। तो उसका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है। ठीक, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां लिखना चाहें टाइम टेकन टू रीच बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, तो क्या होगा देखो, ये आपका h था, ये था क्या बच्चों, थीटा। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h बाय साइन थीटा। क्या हो जाएगी, h बाय साइन थीटा। अब अपन लोग इतना डिस्प्लेसमेंट करना है आपको, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, a है, तो क्या लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, h बाय साइन थीटा बराबर यू टी, इनिशियल वेलोसिटी सपोज रेस्ट से चालू हुआ, यू टी 0 है, तो क्या आ जाएगी हाफ ए, एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आया है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। तो h पता है, थीटा पता है, म्यू जी ये सब पता है, तो टाइम निकल जाएगा, स्लिप होके नीचे आ रहा है तो। ठीक है, तो क्या पता चल जाएगा हम लोग को, टाइम। अब t निकालने के बाद हम लोग को ये पूछेगा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो क्या कर देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन क्या है, वो भी कांस्टेंट है, कितना, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और पहले वाले से जो t निकाले हैं उसी को यहां पर डाल दीजिए, पहले वाले इक्वेशन से जो टाइम निकलेगा उसको नीचे में डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका वेलोसिटी जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। आपको पूछेगा उस टी तो निकाल ही चुके हो, आपको पूछेंगे एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, तो आप ये भी लगा सकते हो, अल्फा भी तो क्या है, कांस्टेंट है फॉर अ गिवन शेप, आई कांस्टेंट हो गया तो अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है। और अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, म्यू एम जी कॉस थीटा आर बाय आई, ये आई थी कि नहीं आई थी। तो अल्फा की वैल्यू ये कांस्टेंट आई है, तो अल्फा की वैल्यू से आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि टी टाइम तक जब तक वो नीचे आ रहा है तो उतने टाइम तक उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर इनिशियल सपोज रोटेट नहीं हो रहा था, ओमेगा 0 0 था, अल्फा टी, अल्फा का वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा आर बाय आई इंटू टी। तो जो टाइम यहां से निकाले उसको यहां डाल देंगे, तो क्या पता चल जाएगी, ओमेगा। ठीक, तो ये तीनों चीजें पता चल गई, कितने समय में नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, और जब वो नीचे आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हम लोग को सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, पक्का। अब बच्चे लोग, अब अपन क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि स्लिपिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्लिप। तो अब फ्रिक्शन के, यानी फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो अपन देखते हैं कि फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, अब वो निकालते हैं, तो लिखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, तो सपोज ये अपना इंक्लाइन प्लेन था और ये ऐसा रोल हो रहा है, सपोज अभी रोल होकर थोड़ा सा नीचे आया, सपोज किसी टाइम पे नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आ गया ये, तो इस इंस्टेंट पे इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, और कुछ वेलोसिटी होगी सेंटर मास की v होगी, पक्का। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास के हिसाब से वेलोसिटी कितनी रखेगा, v रखेगा, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से वेलोसिटी क्या लिखेगा, v रखेगा। अच्छा इसको छोड़ो, v को छोड़ो, अभी इसको ऐसा छोड़ दो, तो और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और जो a है वो तो कांस्टेंट है ना किसी भी t टाइम में, ओमेगा और v तो वेरिएबल है, लेकिन a और अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो। ठीक, तो मैं ये बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ठीक, उसको ऐसे लिखता हूं, देखो a माइनस
आर अल्फा, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखा, ए माइनस आर अल्फा, क्या लिखा, ए माइनस आर अल्फा। ये आ गई ए नेट, क्या गए बच्चों, ए नेट। क्लियर है? अब ए को क्या लिख सकता हूं, ए को ऐसे लिख सकता हूं एक्सेलरेशन को, या ऐसा लिख सकता हूं, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लिख सकता हूं। मैं उल्टा लिख दे रहा हूं, पहले ही सही लिख रहा था एक मिनट, है ना, सही पहले ही सही लिख रहा था। पहले क्या करता हूं, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस आर ओमेगा। ये v भी वेरिएबल है और ये ओमेगा भी वेरिएबल है, ये v भी वेरिएबल है और ये ओमेगा भी वेरिएबल है। ये क्या हो गई, v नेट, बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी हो गई, v नेट हो गई। ठीक है, v नेट को मैं ऐसा लिख सकता हूं ds बाय dt, है ना, ये ds डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम dt, भाई छोटा सा स्लिप होगा ये डिस्टेंस नीचे, कितना डिस्टेंस ds, है ना, कितने टाइम में, dt टाइम में, है ना। तो क्या लिख सकता हूं, ds बाई dt बराबर v नेट, v माइनस आर ओमेगा। अब आपको पता है ये v तो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, ओमेगा भी कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और क्या है, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ उल्टा है, याद रखना, और ओमेगा है। अब क्या लिखोगे, v को ऐसा लिख सकते हो 0 प्लस ए टी, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी का वैल्यू ए टी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर लिख दो v की जगह ए टी माइनस आर। अब ओमेगा का वैल्यू कैसे लिखते हैं, ओमेगा का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा बराबर 0 प्लस अल्फा टी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो इसके जगह ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा टी। ये बराबर क्या है बच्चों, ds बाय डी टी। तो ds डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टी माइनस आर अल्फा टी डी टी। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डी टी। ये इतना स्लाइड हो रहा है, ये इतना क्या हो रहा है बच्चों, स्लाइड हो रहा है। समझ में आई बात। अब ये इतना डिस्टेंस स्लाइड हो रहा है, तो फ्रिक्शन वर्क कितना करेगा, छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू ds, इतना वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देते हैं, फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, उसका वैल्यू डालेंगे म्यू इंटू एन। तो क्या लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू ds। ds की जगह क्या आएगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ए टी माइनस आर अल्फा टी डी टी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन निकालना है ना अपने को। तो कब से कब तक इंटीग्रेट करेंगे, जब तक ये ऊपर से नीचे नहीं आ जाता। और वो टाइम कैसे निकालेंगे नीचे आने का, पहले निकाल चुके हैं, कैसे निकाले थे, ये h बाई साइन थीटा वाले से यू टी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर वाले लिख के, ठीक है। तो उससे टाइम निकाल देंगे, 0 से t तक क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। तो देखो म्यू एम जी कॉस थीटा, ये क्या जाएगा बाहर, ये सारे कांस्टेंट है। ठीक, अब ए टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन करोगे तो ए टी स्क्वायर बाय 2 माइनस इसका क्या होगा, आर अल्फा टी स्क्वायर बाय 2, इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 को भी क्या ले लो, बाहर ले लो और नीचे से हटा दो। ठीक है, क्लियर है बात। अब लिमिट भी रख दोगे 0 से t तक, तो 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, t रखोगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही आ जाएगा। और वो टाइम कौन सा है, जो अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको फाइनली ऐसे लिख लो, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है नीचे डायरेक्शन में, अपोजिट है, तो माइनस, तो माइनस लिख दिया। तो ये आएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बाय 2, म्यू एम जी कॉस थीटा बाय 2, और टी स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस आर अल्फा। ए और आर तो कांस्टेंट है, ए आर अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। समझ में आया, पक्का। v और ओमेगा तो आप निकाल चुके हो। ठीक, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो ना रोटेट हो रहा था ना कुछ, बस रखा हुआ था रेस्ट पे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी का, किसका, मैकेनिकल एनर्जी का। तो उससे भी फ्रिक्शन आपको आ सकता है, क्यों, क्योंकि देखो
सपोज जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था यहां पे, तो अपन क्या लिखते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ऑल फोर्सेस में कौन आता है, कंजर्वेटिव नहीं आते, कंजर्वेटिव के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख चुके हैं। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या आता है, वर्क डन बाय ऑल द क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लग नहीं रही, सारी की सारी क्या है, या तो कंजर्वेटिव है या तो फ्रिक्शन है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या लगाया जाएगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। क्लियर है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो हुआ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो कौन सा है, फ्रिक्शन ही है। क्या है, फ्रिक्शन। तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, नीचे आया तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80 से, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन को जो एनर्जी मिली, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई कि बढ़ोतरी, कमी आई, माइनस एम जी एच। क्लियर है बात। तो इससे भी आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, वो सेम आएगा जो हम लोग पिछले केस में निकाले। क्लियर है बात, पक्का। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, कंजर्वेशन नहीं क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो और इंटीग्रेशन वही जो डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाल के इंटीग्रेट कर दियो। ठीक है, समझ में आया, पक्का, नोट कर लो इसको। किए नोट, बढ़े आगे। ठीक, तो ये हो गया बच्चों अपना इंक्लाइन प्लेन वाले कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग और विद स्लिपिंग, सबसे बड़ा महत्व किसका है उसमें, फ्रिक्शन का है ना, फ्रिक्शन का ही सबसे बड़ा महत्व है। भाई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उतनी लगे। अगर प्योर रोल हो रहा है, प्योर रोल हो रहा है, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग हो रही है, तो हो सकता है कि फ्रिक्शन कम भी लगे। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आप पहले निकाल लेंगे, और फिर अगर प्योर रोल होना है तो कितना फ्रिक्शन लगेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर कम आई वैल्यू, जितना चाहिए मैक्सिमम से कम आई, जितना चाहिए वो कम है, मैक्सिमम ज्यादा है, तो अपना प्योर रोल हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू अपन निकाले हैं जरूरत वाली वो यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो रहा है, ज्यादा आ गई तो फिर स्लिपिंग वाला केस होगा, और स्लिपिंग में भी हम लोग फिर सारी चीजें कैसे निकालते हैं ये भी देख लिए। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और कल क्या पढ़ लिए थे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अपन कल पढ़ लिए थे, उसका थ्योरी देख लिए थे, उसका ना एक दो सवाल अभी बना लेते हैं ताकि अपने को क्लियर रहे। ठीक है, चलो। तो ये पॉज नहीं हो रहा क्या, हुआ यार, हाँ